वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के चैनल पर मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसा कि उम्मीद करता हूं, आशा है कि आप सभी ने होली बहुत ही अच्छी तरीके से मनाए होंगे। पर हमारा जो सिलेबस चला तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो अब आप सभी इतनी छुट्टियों में होली मना भी चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और उम्मीद करता हूं कि जो पिछले क्लासेस उसके नोट्स भी बनाए होंगे और रिविजन भी कर लिया होगा। तो आगे की तरफ यदि मैं चलूँ तो हम लोग जो सिलेबस पढ़ रहे थे एक बार देख लें, क्या पता आप सभी लोग को ध्यान भी होगा कि नहीं। हम सभी ने जो अभी तक पढ़ा था, हमने अप्रेरणा शुरू किया था, अप्रेरणा पढ़ा, विकास समृद्धि को भी कंप्लीट कर लिया था, चिंतन भी कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने व्यक्तित्व विभिन्नता पढ़ा। हाँ, उसके पहले हमने मनोविज्ञान के इतिहास पढ़ा था, मनोविज्ञान का संप्रदाय पढ़ा था। ये सभी टॉपिक कंप्लीट हुए थे। व्यक्ति विभिन्नताएं पढ़ी थी। व्यक्ति विभिन्नताओं के बाद हमारा जो अगला टॉपिक था वो था व्यक्तित्व। तो अगले टॉपिक की तरफ यदि मैं चलूं तो अगला टॉपिक जो था व्यक्तित्व, इस टॉपिक की बात की जाए जिसका मतलब होता है पर्सनालिटी। इसका मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी। यदि इंग्लिश में बोला जाए तो इसको पर्सनालिटी कहते हैं, व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी। तो यदि बात की जाए व्यक्तित्व पर्सनालिटी की, तो सबसे पहले यदि बात की जाए कि यह शब्द कहाँ से लिया गया है, किन चीज़ों से बना है, सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें कथन भी रहेंगे, हर एक बात रहेगी। तो यदि शुरुआत की जाए कि पहली बात तो पर्सनालिटी शब्द लिया कैसे गया। यदि पूछे पर्सनालिटी किस भाषा का शब्द है तो बहुत लोग झटके में बोल देते कि नहीं, लैटिन भाषा का, कि उनको लगता है साइकोलॉजी के सारे शब्द लैटिन ही है। पर देखिए, पर्सनालिटी इंग्लिश भाषा का शब्द है। पर्सनालिटी किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का शब्द। पर्सनालिटी शब्द किस शब्द से बना? परसोना से। परसोना से। और परसोना किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और परसोना का अर्थ होता है व्यक्तित्व। सॉरी, परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। आज सब व्यक्तित्व ही याद हो रहा है। परसोना शब्द का अर्थ क्या होता है? मुखौटा। तो बात की जाए मुखौटा, तो लैटिन भाषा में परसोना शब्द होता था जिसका मतलब होता था मुखौटा। वहीं से शब्द लिया गया पर्सनालिटी, जिसका मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व। अरे हिंदी भाषा में भी यदि आप इसे तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। हिंदी भाषा में यदि व्यक्तित्व को देखा जाए तो व्यक्तित्व दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक है व्यक्ति और यदि दूसरा शब्द लें तो है तत्व। मतलब व्यक्ति के अंदर निहित वो सारे तत्व, चाहे वो हो सकते हैं आपके सकारात्मक या नकारात्मक। और दूसरे कौन से हैं? नकारात्मक। शब्दों में ध्यान दीजिएगा, राइटिंग मात्रा आप सभी को पता है मेरा गड़बड़ होता है। देखिएगा, व्यक्ति दो शब्दों से मिलकर बना, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। तो देखिए, व्यक्ति में दो शब्दों से मिला व्यक्ति और तत्व। तत्व कौन से? दो तत्व होते हैं व्यक्ति के अंदर, हमेशा दो ही तरह के तत्व होते हैं। या तो आपकी सोच अच्छी हो सकती है सकारात्मक, या तो नकारात्मक होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो व्यवहार कर रहे हैं, वो तो या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। क्योंकि आपको पहले बता रहे, पूरी साइकोलॉजी में आप घूमेंगे एक ही चीज के आसपास, वो बिहेवियर, व्यवहार। तो बात की जाए व्यक्तित्व की, हिंदी की बात की जाए तो व्यक्ति मतलब व्यक्ति और तत्व। व्यक्तित्व इसी से बने हैं। तत्व में दो चीजें, सकारात्मक और नकारात्मक। तो चाहे व्यक्ति का बाहरी या आंतरिक, चाहे बाहर से जो दिखाई दे रहा है या अंदर से जो है, वो सभी सकारात्मक और नकारात्मक तत्व को जब मिलाया जाता है तो उससे एक व्यक्ति की एक इमेज बन के आपके सामने आती है। उसी को आप क्या बोलते हैं? किसी का व्यक्तित्व। कोई भी व्यक्ति आपके सामने, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अरे किसी भी व्यक्ति के अंदर जो निहित तत्व हो, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर कैसे हो, नकारात्मक हो, अच्छाई बुराई, उसके गुण और दोष, जब हर एक चीज के बारे में आपको पता चलता है तो उसका आप एक इमेज बनाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। और जो आप इमेज बनाते हो उसे क्या बोला जाता है? व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में दो शब्द होते हैं, व्यक्ति और तत्व। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर निहित सकारात्मक और नकारात्मक गुण ही उसके क्या बनते हैं? व्यक्तित्व, या उसकी क्या बनती है? पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी जो शब्द लिया गया वो परसोना से लिया गया था, जो कि लैटिन भाषा का शब्द था, और इसका अर्थ होता है मुखौटा। इसका शब्द का अर्थ क्या होता है? मुखौटा। जिसे बोला जाता है ना कि चेहरे पर कई तरह के मुखौटे पहने जाते हैं, तो बस उसी तरीके से शब्द को लिया गया कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ बात छुपी होती है, रहस्यमयी होता है, मुखौटा लेके चलता है, सामने कुछ और भीतर कुछ और होगा। तो उसी से वहां से लिया गया, परसोना से क्या बनाया गया? पर्सनालिटी।
तो वही, और हिंदी में जो व्यक्ति शब्द है वो व्यक्ति और तत्व, मतलब किसी व्यक्ति का अंदर निहित सकारात्मक और नकारात्मक चीजों का गुण जो होते हैं वही उसके क्या बनाते हैं, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाते हैं। तो ये तो बात थी कि व्यक्तित्व और पर्सनालिटी कहाँ से आए, किस चीज से कहाँ से कौन सा शब्द लिया गया। आपसे अधिकतर पूछता है व्यक्तित्व जो शब्द है वो लैटिन भाषा किस शब्द से लिया गया, तो पर्सोना से लिया गया। बिल्कुल ध्यान रखिए, पर्सनालिटी किस शब्द से लिया गया, वो पर्सोना से लिया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो इस बात पे आपको खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी क्रम में यदि मैं आगे चलूं तो बात की जाए व्यक्तित्व आखिर है क्या। तो व्यक्तित्व आप तक जहां तक समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति होता है, उस पर्सनालिटी आप अच्छी तरह समझते हैं उस बात को कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, वो सारी चीजें ही उसके व्यक्तित्व को बनाती है, उसकी पर्सनालिटी को बनाती हैं। सामने वाले की नजर में आपको जो भी अच्छाई और बुराई रहेगी उसके नजर में उस आपकी वैसी पर्सनालिटी रहता है, वैसा व्यक्तित्व रहता है। तो यदि बात की जाए व्यक्तित्व की बात उठी कहां से, तो व्यक्तित्व की बात बहुत ही प्राचीन समय से उठती चली आ रही है। यदि बात की जाए व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व की बात यदि देखी जाए कब से लोग व्यक्तित्व को मापने लगे कि किसका व्यक्तित्व कैसा होगा, किसका व्यक्तित्व कैसा होगा, कि एक बार में देखे और देख के बता दे कि नहीं ये इस व्यक्तित्व का होगा। तो ये बात अभी आधुनिक समय से नहीं, बहुत ही प्राचीन समय से चल रही थी। पर प्राचीन समय के जो वैज्ञानिक होते थे, जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, वो व्यक्ति के बाह्य रूप को देख के व्यक्तित्व का निर्धारण करते थे। व्यक्ति के बाह्य रूप को देख के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। और जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में व्यक्ति के आंतरिक और साथ में उसका बाह्य दोनों रूपों का देखा जाता है, दोनों का निर्धारण किया जाता है। जैसे देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल के समय में किसी व्यक्ति का बाह्य रूप देखा जाता था कि यदि वो देखने में अच्छा है, हृष्ट पुष्ट है, लंबाई अच्छी है, तंदुरुस्त है, तो लोग मान लेते थे कि उसका व्यक्तित्व क्या होगा, अच्छा होगा। अभी आप बुद्धि पढ़ेंगे, उसमें भी लेवेस्टर जैसे वैज्ञानिक कहते हैं जो बुद्धि की भी मापन करते हैं व्यक्ति के बाह्य रूप को देख के कि उसका बाहर से वो कैसा दिखता है, बस उसी का आधार पर व्यक्तित्व की क्या कर ली जाती है, व्यक्तित्व का निर्धारण कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कैसा हो सकता है। तो जो बाह्य रूप होता था, प्राचीन काल में एक ऐसा समय था जब लोगों का बाह्य रूप देखा जाता था कि उस व्यक्ति का बाहर से तंदुरुस्त है, लंबा चौड़ा है, हिष्ट पुष्ट है, देखने में बहुत अच्छा है, तो मान लिया जाता है कि नहीं इसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छी होगी, इसकी पर्सनालिटी क्या होगी, अच्छी पर्सनालिटी का माना जाता था। पर आधुनिक काल जैसे जैसे आया तो उसमें बात यह आई कि बाह्य रूप तो रहेगा, लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा बात होती है उसके आंतरिक चीजों की, कि अंदर उसके क्या गुण हैं, उसके सोच क्या है, उसके विचार क्या है, वो किसी को किस दृष्टिकोण से देखता है, उसके देखने की नजरिया क्या है, हर एक चीज व्यक्तित्व का क्या करते हैं, निर्धारण। तो जब आधुनिक काल आया, जब और भी वैज्ञानिक आने लगे, तो उन्होंने किस चीज को देखा, उन्होंने आंतरिक और बाह्य दोनों को रखा और सबसे ज्यादा फोकस किया किसके ऊपर, आंतरिक। क्योंकि उनका कहना था व्यक्ति बाहरी रूप में सिर्फ ज्यादातर झूठ दिखाता है, क्योंकि उसको सामने वाले की नजर में अच्छा बनना है, इसलिए वो चीजें भी दिखाएगा जो नहीं है। पर आंतरिक अंदर वो अपने सारे के सारे करतूत कहाँ रखता है, अपने अंदर रखता है। और आप भी यदि कहीं है खड़े, चार समाज के बाहर, चार समाज में आप खड़े हैं, तो वहां किस रूप को दिखाना पसंद करते हैं, आप चाहते हैं नहीं चार समाज में तारीफ हो, तो जो आप नहीं है वो भी आप वहां बनना क्या करते हैं, मजबूर रहते हैं, वहां आप वो भी बन जाते हैं जो आप नहीं है। तो बाह्य रूप को देख के आप कभी व्यक्तित्व का पूरी तरह निर्धारण नहीं कर सकते। यदि आपको व्यक्तित्व किसी का समझना है तो बाहरी रूप के साथ साथ सबसे ज्यादा उसके अंदर के रूपों को समझना पड़ता है, अंदर के गुण को, कि आखिर उसकी सोच क्या है, वो किसी व्यक्ति को किस नजरिए से देखता है, यदि किसी वस्तु व्यक्ति को देखने का उसका दृष्टिकोण क्या है। यदि आप इन बातों को समझ सकते हैं किसी के भी, तो आप उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। यदि हम बात करें इसके कथन पे, बात की जाए कथन के ऊपर, क्या है, चाय है क्या? यदि बात की जाए इसके कथन के ऊपर, तो पहले आते हैं वुडवर्थ। इन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति की व्यक्तित्व व्यक्ति की
व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। दूसरा कथन लेते हैं, गिलफोर्ड। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। कहीं कहीं इस समन्वित शब्द की जगह संबंधित भी लिखा रहेगा, या संबंधित, समन्वित, या फिर इसकी जगह कई कई जगह पे संबंधित भी लिखा रहता है। अगला कथन लेते हैं, वैलेंटाइन। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित गुणों का योग है। एक बार इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं कि आखिर इन सभी वैज्ञानिकों का कहना क्या है। एक और वैज्ञानिक है डेसिल। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित गुणों का चित्र है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित गुणों का चित्र है। एक और वैज्ञानिक का, लास्ट, आलपोर्ट। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करती है। अनूठा समायोजन स्थापित करती है। तो देखिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करती है। तो एक बार इसको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट।
तो देखिएगा, वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। जाहिर सी बात है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी है क्या, आपका जो टोटल बिहेवियर है, व्यवहार है, उसकी जो भी विशेषताएं हैं, आपकी जो भी विशेषताएं हैं बिहेवियरली, जो आप जो व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, जो भी आपका बिहेवियर होता है, उसकी जो टोटल विशेषता होती है वही तो आपका व्यक्तित्व होता है, उसी से आपकी पर्सनालिटी जानी जाती है। तो उसी बात को वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की क्या समग्र विशेषता है। तो पॉइंट तो बनाते चलिएगा, कौन कौन से पॉइंट है जो हमें हाईलाइट करने की ज्यादा जरूरत है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की क्या है, समग्र विशेषता है। दूसरा चीज, गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। किसका, गुणों का क्या रूप है, समन्वित, या फिर उसी को क्या कहेंगे, क्या लिखेगा, संबंधित, गुणों का समन्वित या संबंधित क्या है, रूप है। जाहिर बात है, जैसे आपके गुण होंगे वैसा ही आपका क्या होगा, व्यवहार होगा। गिलफोर्ड महोदय ने गुणों का संबंधित रूप कहा, और जैसा आपका गुण होगा वैसा ही आपका क्या होता है, व्यवहार होता है। तो वुडवर्थ ने आपके व्यवहारों की समग्र विशेषता बोली। तो देखिए, मुद्दे की बात यह कि किसने किसको चुना, मत देखिए, इन्होंने व्यवहार बोल दिया और इन्होंने किसको बोल दिया, गुणों को। लेकिन मुद्दे की बात तो आप भी जानते हैं कि जैसे आपके गुण होंगे वैसे ही आपके क्या होंगे, व्यवहार होंगे। वैलेंटाइन, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित गुणों का क्या है, योग है। हर जगह दो ही चीज आएंगे, गुण और व्यवहार, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे आपके अंदर गुण होगी, क्वालिटी होगी, वैसा ही आपका बिहेवियर और व्यवहार होगा लोगों के साथ, और वही चीज देख के आपकी पर्सनालिटी बनती है। जैसे आप शुरू में ही पढ़े कि व्यक्तित्व दो शब्द से बना, व्यक्ति और तत्व। व्यक्ति मतलब आप, और आपके तत्व मतलब चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, और जो सकारात्मक नकारात्मक तत्व है वही कहलाते हैं गुण। तो जाहिर बात है जैसे आपके गुण होंगे वैसे ही दूसरों के साथ आप व्यवहार करेंगे। इसलिए व्यक्तित्व की कोई परिभाषा उठाइए तो आपके गुण और व्यवहार को ही वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, फोकस करता है। जैसे इन्होंने बोला कि व्यवहार की समग्र टोटल विशेषता क्या कहलाती है, व्यक्तित्व। गुणों का समन्वित रूप या संबंधित रूप ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व। वैलेंटाइन ने बोला कि व्यक्ति की जन्मजात तथा अर्जित गुणों का योग। सबसे मुद्दे की बात देखिए, समझिए, जन्मजात तथा अर्जित गुणों का योग। तो देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित गुणों का क्या योग है, गुण और व्यवहार के ऊपर सारे सारा व्यक्तित्व टिका हुआ है। चलिए ये बात आप समझे। और गुण आएंगे कहां से, आपके अंदर जो क्वालिटी कहां से आती है, दो ही जगह से आती है। या तो आप उसे जन्मजात माता पिता से मिले होंगे, रूप रेखा आपका, हाइट हो गई, चेहरे का रंग बनावट, ये कहां से मिलेंगे, जन्मजात मिलेंगे। और अर्जित गुण, नैतिकता हो गया, समाजीकरण हो गया, आपकी भाषा, बोलने का तरीका, लहजा, ये सारे कैसे होते हैं, अर्जित गुण होते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि गुण देखिए दो ही जगह से मिलेंगे, एक जन्मजात मिलेंगे, एक अर्जित। तो उसी बात को वैलेंटाइन ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित गुणों का क्या है, योग है। और जाहिर सी बात है दो ही जगह से मिलेंगे, और वही दोनों गुण का योग, योग मतलब मिलना, जब वही दोनों गुण मिलेंगे तो आपके क्या बनाएंगे, पर्सनालिटी। अगला देखिएगा, डेसिल, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित गुणों का चित्र है। क्या है, चित्र है। गुण के जगह ध्यान रखिएगा, दो ही चीज होते हैं जो व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, एक होता है गुण, आपकी क्वालिटी, दूसरी होती है विशेषता, व्यवहार। क्योंकि जैसे आपके गुण होंगे, क्वालिटी होगी, वैसे ही आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वही आपका बिहेवियर होता है। तो डेसिल ने बोला कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित गुणों का चित्र है। मतलब कि जो भी आपके गुण है, जो भी आपके क्या है, क्वालिटी है, गुण है, उस गुणों का संगठित रूप, मतलब वो टोटल के टोटल गुण जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, और सामने वाले के व्यवहार में जब दिखना शुरू होते हैं। जैसे देखिए, क्रोध आना भी जाहिर सी बात है, हर किसी को क्रोध आता है, हर कोई हंसता है, हर कोई रोता है, पर ये गुण सब में अलग अलग होते हैं। किसी में क्रोध ज्यादा होगा, किसी में क्रोध कम होगा, कोई कम रोता है, कोई ज्यादा रोता है। तो उसी सब गुणों का संगठित रूप जब वो सारे के सारे संगठित रूप में दिखाई देते हैं, एक चित्र के रूप में, एक इमेज बनता है आपके सामने, तो उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व बोलते हैं ना। कि हमारा इमेज सामने वाले के सामने खराब हो जाएगा, इमेज बना के रखना चाहिए। तो इमेज मतलब क्या, अपनी पर्सनालिटी लोगों की नजर में आप अच्छी रखना चाहते हैं। तो वही बात उन्होंने डेसिल ने बोला कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या है, व्यक्ति के गुण, जो उसके टोटल गुण होते हैं, उसकी क्वालिटी होती है, उसी का संगठित चित्र है, एक चित्र, इमेज है जो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालती है। आल्पोर्ट ने बोला व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। शब्द समझिए इनके क्या क्या है। पहला, मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, एक शब्द यह गत्यात्मक संगठन, जो वातावरण के साथ, किसके साथ, वातावरण के साथ
अनूठा समायोजन स्थापित करता है। याद करने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। देखिए पर्सनालिटी क्या, पर्सनालिटी किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के, क्योंकि व्यक्ति और व्यक्तित्व बोलेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सब एक ही जैसा लगता है, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व, तो को बदल लीजिए। पर्सनालिटी क्या है, व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसके मनोदैहिक, मनोदैहिक मतलब मनो मतलब हो गया मानसिक, कौन सा हो गया मानसिक, और दैहिक मतलब क्या हो गया शारीरिक, बोले थे ना, बाहरी मतलब शारीरिक, अंदर जो कहाँ रहता है सब दिमाग के अंदर आपके सोच विचार, तो मानसिक और शारीरिक मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक संगठन इसलिए बोला जाता है क्योंकि गतिशील होता है। आपकी जो आज सोच है वो सोच हमेशा नहीं टिकेंगे, वो भी परिवर्तित होते हैं। कोई ऐसा हालात आया, वातावरण आया जहां पे आपकी ये चीजें बदलती रहती हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पर्सनालिटी आज अच्छा है, कल वो बुरा भी हो सकता है। जो पहले बुरा है वो बाद में अच्छा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके वातावरण के साथ क्या स्थापित करना चाहता है, समायोजन। समायोजन पढ़े हैं कि नहीं? जिन प्याजे का, जब आप जिन प्याजे पढ़ाओगे इसके आगे, तो वहां जिन प्याजे ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति जो नॉलेज लेता है, जो ज्ञान लेता है, बात सिर्फ किताबों की नहीं है, कोई भी ज्ञान या नॉलेज लेना दो ही तरीके से दे सकता है। एक करता है समायोजन, एक करता है समावेशन। समावेशन जब नए और पुराने नॉलेज को एक में मिला देता है, ज्ञान को एक में मिलाता है, समावेशन है। और जब पुरानी चीजों को संशोधित करना पड़े, करेक्शन करना पड़े, आपको जो चीज पहले से आ रही है उसमें सुधार करके फिर आप नए चीजों को मिलाते हैं, तो क्या कहलाता है, समायोजन। समायोजन में आपको पुरानी चीजों में क्या करना पड़ता है, संशोधन, मतलब करेक्शन, सुधार। तो देखिए उन्होंने कहा कि मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी क्या है, किसी व्यक्ति के मनोदैहिक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो दोनों गुण होते हैं उनका गत्यात्मक संगठन है, जो हमेशा परिवर्तनशील और चलायमान होता है, जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। अर्थात जैसा वातावरण होगा उसी के साथ अपने में सुधार करते हुए एडजस्टमेंट करता है, उसके साथ समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है, और उसी के हिसाब से व्यक्ति का क्या बनता है, व्यक्तित्व। तो देखिएगा मनोदैहिक मतलब आपके मानसिक और शारीरिक जो गुण हो गए, वातावरण का समायोजन स्थापित करना। देखिए जैसे मान लीजिए कि कभी आप बड़े मदद करते थे, आपको लगता था दुनिया बड़ी अच्छी है, एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, और एक दिन आप बाइक वगैरह से जा रहे थे, बाइक हुई, मान लीजिए बाइक से जा रहे थे, आपकी बाइक खराब हो गई और आप हाथ मारते जा रहे हैं, कोई तो रुके और मदद करे, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं हो रहा है। आप बड़े सबके मदद करते थे क्योंकि आपको लगता था दुनिया बड़ी अच्छी है, लेकिन एक दिन आपने हाथ मारा, कोई आपके बाइक के लिए कब से 1 घंटे से परेशान है, आप कब से हाथ मारे जा रहे हैं, लेकिन सब के सब सीधे सीधे निकल जा रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है। तो उस स्थिति में जो आपके गुण होंगे कि दूसरों की मदद करना, वो थोड़ी देर के लिए हिल जाएंगे। आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी, हट, अब ये बात तुरंत आपके दिमाग में, हट, जब हम सबकी मदद करते हैं, आज कोई हमारे लिए खड़ा ही नहीं हो रहा, आज पर हम भी किसी के लिए नहीं रोकेंगे। बस वही चीज होता है कि जैसा वातावरण, उस व्यक्ति के लिए कैसा वातावरण, इन्वायरमेंट तैयार हुआ जहां कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, तो तुरंत उसके गुण क्या होते हैं, परिवर्तित। उसके पुराने विचार, पुराने सोच के बीच क्या हो जाएगा, संशोधन, कि आज के बाद हम भी नहीं रुकेंगे। जैसे आप बाइक से जाते हैं, सबको लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन एक दिन आपको लिफ्ट की जरूरत पड़ी, आप हाथ लगाया जा रहा है लेकिन कोई रुक नहीं रहा है, तो आपको नहीं लगता, नहीं हम देते, हमारे लिए कोई नहीं रुक रहा, आज से हम भी नहीं रुकेंगे। आप तुरंत अपने पुरानी जो आपकी दिमाग थी, सोच थी, उन सभी चीजों में क्या करना शुरू करिए, संशोधन, करेक्शन। और उस नए वातावरण की जहां कोई मदद नहीं कर, वहां आपने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट, समायोजन करना शुरू कर दिया। तो वही बात आलपोर्ट ने बोला कि जो गुण होते हैं वो वातावरण के साथ क्या स्थापित करते हैं, समायोजन, हमेशा कुछ ना कुछ सुधार करते हैं, नई चीजों के बारे में सीखते रहते हैं। तो इसी बात को जैसे ऐसे हमेशा यही नहीं कि बुरा ही बनता है व्यक्ति। मान लीजिए आपको लगता है दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन एक दिन कोई व्यक्ति आपकी मदद कर देता है, आपको लगता नहीं है दुनिया में भी बहुत अच्छे लोग बाकी हैं, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, इस तरह की होती है भावनाएं। तो वहां पे आप जो आपके पुरानी सोच थी कि नहीं दुनिया बड़ी पापी है, बड़ी कम्युनिटी टाइप के, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, सब स्वार्थी स्वभाव के हैं, ये आपकी पुरानी सोच थी। लेकिन जैसे ही एक दिन आप बहुत ही मुश्किल में थे, कोई अनजान व्यक्ति भी आपकी मदद कर दिया, तो उस दिन तुरंत आपके पुरानी सोच में क्या हो जाता है, संशोधन। आपके तुरंत पुरानी जो सोच होती है उसमें क्या होने लगता है, संशोधन। और संशोधन करके आप जो नया वातावरण था उसके साथ क्या स्थापित कर लेते हैं, समायोजन। और इसी बात को आलपोर्ट ने बोला कि जो पर्सनालिटी हमेशा स्टेबल नहीं है, वो भी बदलती है। जैसा जैसा एनवायरनमेंट आएगा, जैसा जैसा व्यक्ति उसमें समायोजन करेगा जिस तरीके से, उस तरीके से उसकी पर्सनालिटी भी बदलती है। इसलिए उन्होंने बोला गत्यात्मक है, गतिशील है, हमेशा एक एक कदम आगे बढ़ती रहेगी, खुद में परिवर्तन करती रहेगी। तो इन सभी का मतलब आप समझ गए होंगे।
तो याद करिएगा, वुडवर्थ में कौन सा शब्द आएगा? समग्र विशेषता। गिलफोर्ड में क्या आता है? गुणों का समन्वित रूप। वैलेंटाइन में क्या आता है? जन्मजात और अर्जित। डेसिल में क्या आता है? चित्र। और आल्पोर्ट में कौन सा शब्द है? कोई भी याद कर सकते हैं, समायोजन याद कर सकते हैं, गत्यात्मक याद कर सकते हैं, मनोदैहिक। ये सभी शब्द किसमें आते हैं? आल्पोर्ट में। यही नहीं, यदि एक बार मैं आपको और बताऊं, आप लिख सकते हैं कि आल्पोर्ट महोदय ने क्या किया कि जो वातावरण शब्द था, कि वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, इन चीजों में उन्होंने करेक्शन लाया और इसको बदला। इन्होंने कहा कि वातावरण के जगह विशिष्ट व्यवहार तथा विचार। वातावरण शब्द को उन्होंने रिप्लेस किया अपने कथन में से। तो हो सकता है आपको ये नया वाला कथन उनका मिले। बाद में उन्होंने करीब कुछ दिन बाद 1916 या 61 के लगभग, मुझे ध्यान नहीं है, उस समय में उन्होंने वातावरण शब्द को रिप्लेस करके वहां पे कौन सा शब्द डाला? विशिष्ट व्यवहार तथा विचार। और उनका नया कथन बना कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार तथा विचार के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। मतलब जो व्यक्ति का पहले का विशिष्ट व्यवहार और विचार था कि नहीं ये दुनिया बहुत ही पापी है, और एक व्यक्ति ने मदद किया, तो उसके साथ अब समायोजन एडजस्टमेंट करेगा कि नहीं तुम्हारी जो सोच थी गलत है, अब इसको करेक्शन करो, और वहीं से उसकी पर्सनालिटी बनना क्या होती है? शुरू हो जाती है। तो होता है व्यक्तित्व। तो उन्होंने वातावरण शब्द को हटाया, वहां पे विशिष्ट व्यवहार और विचार शब्द डाला। इसको भी लिख लीजिएगा। बात की जाए व्यक्तित्व के प्रकार के ऊपर कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, हर एक चीज के ऊपर यदि बात की जाए, व्यक्तित्व के प्रकार। यदि व्यक्तित्व के प्रकार की बात की जाए तो व्यक्तित्व के प्रकार में देखा जाए तो कई वैज्ञानिकों ने कई तरीके से प्रकार बताया है, लेकिन जो सबसे पहले देखा जाए, यदि व्यक्तित्व के प्रकार का वर्णन देखा जाए तो सबसे पहले यदि आप उठा के देखें तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मिलती है, जिसमें आप भी सुने होंगे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार मिलती है। जिसमें आता है एक रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुण। भारतीय संस्कृति में देखेंगे आप सुने होंगे कि एक तामसिक प्रवृत्ति का है, ये सात्विक प्रवृत्ति का है, तो वही है। रजोगुणी मतलब जो रजोगुण रखता है। तमोगुणी मतलब वह व्यक्ति जिसके अंदर तमोगुण है, उसी को बोलते हैं तामसिक प्रवृत्ति का। और जो सत्वगुणी है मतलब उसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति का गुण रखता है। तो यदि आप देखेंगे भारतीय संस्कृति में बहुत पहले ही व्यक्तित्व के बारे में बताया जा चुका अपने तरीके से कि एक होता है रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। और यदि बात की जाए तो रजोगुणी वो होते हैं जो कि कर्म प्रधान होते हैं। मतलब यदि बात की जाए कर्म प्रधान होने की, तो उन्होंने कहा कि उस तरह के व्यक्ति जो कर्म पर विश्वास रखते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, उन्हें बोला जाता है रजोगुणी। तमोगुणी वो होते हैं जो भोग विलास के पीछे भागते हैं, भोग विलास की वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, साथ में आलस की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आलस की प्रवृत्ति पाई जाती है, उन्हें बोला जाता है तमोगुणी। और तमोगुणी वो भी कहा जाता है कि जो तामसिक भोजन भी ग्रहण करते हैं, जैसे मांस, मदिरा, तो उन्हें बोला जाता था कि वो उनकी व्यक्तित्व कैसी है? तमोगुणी है। और सतोगुणी वो होते हैं जो साधु संत होते थे,
साधु संत जो विश्वास रखते थे ईश्वर पर। ईश्वर विश्वास रखते थे। देखिएगा, यदि बात की जा रही कि व्यक्तित्व के प्रकार में सबसे पहले आपको जो वर्णन देखने को मिलता है भारतीय संस्कृति में कि रजोगुणी होती है, तमोगुणी होता है, सतोगुणी या पूर्णांग तामसिक प्रवृत्ति का होता है, सात्विक प्रवृत्ति का होता है। वही चीजें जो वो व्यक्तित्व को ही बताता है। क्योंकि आप जब किसी को नॉनवेज या मांस मदिरा का सेवन करते देखते थे, आप बोलते हैं, बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि तुम्हारी प्रवृत्ति बड़ी तामसिक प्रवृत्ति है। मतलब आप उसके व्यक्तित्व को बताते हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी किस टाइप की है, तामसिक टाइप की है। तुम्हें हमेशा भोग विलास की वस्तु में डूबे रहना, आलस की प्रवृत्ति रहेगी, मांस मदिरा का सेवन करते, तुम्हारी प्रवृत्ति किस तरह की है, तामसिक है। मतलब उसका गुण कैसा है, तमोगुण है। रजोगुणी वो होता है जो कर्म प्रधान होता है, वो न ईश्वर में विश्वास रखता है न भोग विलास की वस्तुओं की तरफ भागता है। वो किस पे विश्वास रखता है, अपने कर्म पे। क्योंकि उसको एक बात पे विश्वास रखता है कि जैसा वो कर्म करेगा वैसा वो फल पाएगा। तो वो व्यक्ति कैसे कहलाते हैं, रजोगुणी, जो अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, बाकी किसी चीज पे नहीं। तमोगुणी होते हैं जो भोग विलास धन दौलत के पीछे ज्यादा भागते हैं। और सतोगुणी उनको बोला गया जो साधु संत होते हैं, जो मोह माया से परे होते हैं, ईश्वर आत्मा परमात्मा इन सभी चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें बोला गया सतोगुणी, जो भक्त और भगवान की दुनिया में खोए रहते हैं। तो ये पहला जो था कि भारतीय संस्कृति के अनुसार था। और इसी चीज को लेके जब आप पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति को, ये सारी चीज तो वहीं पाता है, वात पित्त और कफ का भी वर्णन आता है कि किसी व्यक्ति के बीमार होने और उसके बिहेवियर के पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है, उसके पीछे 3 वजह होता है, वात पित्त और कफ। जब इनके बैलेंस जिस तरीके से गड़बड़ होते हैं, उसी तरह से व्यक्ति बीमार होता है, उसी तरह से उसके व्यवहार भी बदलते हैं। ये चीज को यूनान के एक विद्वान रहते हैं हिपोक्रेटस, उन्होंने इसके प्रकार पे व्यक्तित्व के प्रकार बताया। के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। हिपोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार उन्होंने वात पित्त और कफ के अनुसार उन्होंने बताया। और जब डॉक्टर वगैरह बनते हैं तो उसमें इनकी शपथ भी ली जाती है, इन्हीं की कही गई लाइनों का। तो देखिए, हिपोक्रेटस जो यूनान के थे, उन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए, उन्होंने वात पित्त और कफ के अनुसार बताया। देखिए कैसे, उन्होंने पहला प्रकार रखा था रक्त प्रधान, रक्त प्रधान। दूसरा रखा था कफ प्रधान। तीसरा था काला पित्त। और चौथा उन्होंने प्रकार बताया था पीला पित्त का। उन्होंने 4 प्रकार बताए, रक्त प्रधान, कफ प्रधान, काला पित्त और पीला पित्त। ये उन्होंने 4 प्रकार बताए थे हिपोक्रेटस। तो देखिएगा, पहले समझिए, रक्त प्रधान मतलब कि जो व्यक्ति हिष्ट पुष्ट रहेगा, खून की उसके शरीर में कमी नहीं है, बहुत है, खून की कमी ना होने का मतलब वो हिष्ट पुष्ट है, शारीरिक और मानसिक तौर पे अच्छा है, मतलब वो फिजिकल रूप में भी सही है और इमोशनली भी देखा जाए तो क्या है, पूरी तरह सही है। इमोशनली मतलब संवेगात्मक रूप से, मतलब जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से भी क्या है, अच्छा है। और यदि बात की जाए संवेगात्मक रूप से भी क्या है, सही है। रक्त प्रधान कहने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर शरीर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, रक्त भरपूर मात्रा में, मतलब पूरी तरह हिष्ट पुष्ट है, तो वो शारीरिक रूप से भी क्या होगा, पूरी तरह फिट होगा, और संवेगात्मक रूप से भी पूरी तरह क्या होगा, फिट होगा। तो ऐसे व्यक्ति बड़े हंसमुख
मतलब हंसमुख वाले होंगे, बड़े हंसमुख स्वभाव के होंगे, आशावादी होंगे, उनकी जो विचार होंगे पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव थॉट नहीं लाते होंगे, वैसा पॉजिटिव थॉट लाते होंगे। तो इस तरह के व्यक्तित्व को उन्होंने कौन सा बोला था? रक्त प्रधान। जो शारीरिक और संवेगात्मक दोनों तरीके से सही होते हैं, ऐसे को उन्होंने बोला था कि ऐसे व्यक्ति होते हैं रक्त प्रधान। और ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने एक और शब्द दिया, आशावादी। क्योंकि देखिए शारीरिक और मानसिक रूप से सही है पूरी तरीके से, तो बड़े हंसमुख होंगे, प्रसन्न चित्त मन वाले होंगे, इस तरह के गुण देखने को मिलेंगे, बड़े दूसरों की मदद करने वाले होंगे, आशावादी होंगे। इसलिए इनको इन्होंने एक शब्द दिया, आशावादी होंगे, कि हमेशा उम्मीद लगाए रहेंगे, हमेशा नेगेटिव ना सोचना, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना, इस जगह वगैरह वगैरह कई तरीके के इनके अंदर गुण देखने को मिलेंगे। और ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने एक और शब्द दिया, कौन सा? आशावादी। और दूसरा प्रकार आता है आपका कप प्रधान। कप प्रधान वो होता है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से सही नहीं होता, लेकिन संवेगात्मक रूप से क्या रहेगा? सही होगा। उन्होंने बताया कि व्यक्ति शारीरिक रूप से सही नहीं होगा। कफ प्रधान मतलब जब कफ ज्यादा हो जाने की वजह से, उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति के अंदर कफ की मात्रा ज्यादा होती है तो शारीरिक रूप से कमी आ जाती है, वो बीमार रहेगा, कुछ शारीरिक दोष हो जाएंगे, बीमारियां रहेंगी, कमजोरी महसूस होगा। तो मतलब शारीरिक रूप से सही नहीं होगा, पर संवेगात्मक रूप से क्या रहता है? पूरी तरह सही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने एक नाम दिया, विरक्त। ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने एक और शब्द प्रयोग किया था, विरक्त। तो देखिए कब प्रधान उन्होंने बोला शारीरिक रूप से सही होगा, शारीरिक रूप से गलत होगा, पर संवेगात्मक रूप से क्या होगा? पूरी तरह वो सही होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने नाम दिया विरक्त। विरक्त होने का मतलब कि जब व्यक्ति शारीरिक रूप से सही नहीं है, संवेग उसके सही है, सोच विचार संवेगात्मक तरीके से क्या बुद्धि से सही है, पर शारीरिक रूप से सही न होने के कारण बाकी लोगों से क्या होगा? विरक्त होगा, अलग थलग पड़ा रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बोला कप प्रधान, या फिर उन्होंने कौन सा शब्द दिया इसके लिए? विरक्त शब्द दिया। और अगला उन्होंने शब्द बताया था काला पित्त। काला पित्त मतलब कि बिल्कुल बोलते हैं जिंदगी अंधियारे में चली गई है। काला पित्त मतलब क्या है? बिल्कुल जिंदगी अंधियारे में चली गई, बुरा अंधकार छा गया। अंधकार कब छाएगा? जब आप शारीरिक रूप से भी सही ना हो और संवेगात्मक रूप से भी सही ना हो। तो देखिए जब व्यक्ति शारीरिक रूप से भी सही नहीं होता और जब व्यक्ति संवेगात्मक रूप से भी सही नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति विवादी उन्होंने शब्द दिया था, विवादी। तो देखिए जब व्यक्ति शारीरिक रूप से भी सही नहीं होगा और साथ में संवेगात्मक रूप से भी सही नहीं होगा, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से कोई व्यक्ति सही नहीं है, दोनों तरीके से अनस्टेबल कंडीशन चल रहा है, तो उसकी जिंदगी कैसे हो जाएगी? अंधियारे में, काला। तो उस व्यक्ति को उन्होंने दिया विवादित शब्द दिया कि ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने काला पित्त बोला जो शारीरिक रूप से भी सही नहीं है और संवेगात्मक रूप से भी सही नहीं है। और पीला पित्त में तो समझ गए होंगे, पीला पित्त में क्या आ जाएगा? पीला पित्त में उन्होंने बोला कि पीला पित्त में ऐसे व्यक्ति आते हैं, अब तो इतनी तो आप उम्मीद लगा लिए होंगे, जब ये गलत इस बार शारीरिक रूप से सही रहेगा पर संवेगात्मक रूप से उसके अंदर क्या आती है? कमी रहती है। और ऐसे व्यक्ति जो संवेगात्मक रूप से शारीरिक रूप से सही है, आप विचार कीजिए, ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह सही है, शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए पूरी तरह सही है, स्वस्थ है, हेल्थी है, कोई कमी नहीं, लंबा चौड़ा सब है, पर उसके संवेग हिले हुए हों। संवेग हिलने का मतलब आप समझ सकते हैं, चिड़चिड़ापन है, आप दो चार लाइन बोले नहीं कि तुरंत एक हाथ लगाया पीट दिया, तुरंत उसका गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन ज्यादा अंदर दिखाई देना, तो ये चीजें इस व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलती है। गुस्सा ज्यादा हो जाएगा, तोड़ फोड़ कर देना, चिड़चिड़ापन आना, खुद पे काबू न रख पाना, ऐसे व्यक्तियों के अंदर दिखाई देता है। इसलिए इनको बोले कोपशील। कोप मतलब ये क्या होता है? क्रोध। इसलिए इनको उन्होंने क्या नाम दिया? कोपशील। तो देखिएगा रक्त प्रधान वह व्यक्ति जो आशावादी होते हैं, शारीरिक रूप से भी सही होते हैं, संवेगात्मक रूप से भी फिट होते हैं, मतलब बुद्धि भी अपनी जगह पे है और शरीर भी अपनी जगह पे। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, लोगों की मदद करना, प्रसन्न चित्त रहेंगे, हंसमुख स्वभाव के। ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने बोला आशावादी। जाहिर बात है खून की मात्रा सही है, कमजोरी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है शरीर और मन, तो आप भी क्या हो जाएंगे? आशावादी हो जाएंगे। इससे खाने पीने भरपूर ध्यान देना है। दूसरा उन्होंने बोला कफ प्रधान। कफ प्रधान उन्होंने बोला जब कफ की मात्रा शरीर में ज्यादा होती है तो शारीरिक रूप से व्यक्ति अनस्टेबल हो जाता है, कई तरह की उसके अंदर कमियां हो जाती हैं, तो उसके संवेग क्या होंगे? सही होंगे, मतलब जल्दी गुस्सा ना आना, ये सारी चीजें तो सही हैं कि संवेग सोच विचार सही कर रहा है, पर शारीरिक रूप से कमजोर होने की वजह से एक जगह पड़ा रहेगा, ज्यादा घूमेगा फिरेगा नहीं, समाज में किसी से मिलेगा नहीं, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? विरक्त हो जाते हैं, लोगों से क्या रहते हैं? बिल्कुल अलग थलग पड़े रहते हैं।
इसलिए कफ प्रधान वालों को उन्होंने क्या बोला, विरक्त। काला पित्त, देखिए शरीर भी पूरी तरह सही नहीं है और संवेग भी उसके क्या पूरी तरह गड़बड़ है। सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिसका शारीरिक रूप से भी सही नहीं है, कमजोरी है, और संवेग भी उसके पूरी तरह गड़बड़ है, तो ऐसे भी सोच के देखिए जिस व्यक्ति का हाल ऐसा हो जाएगा उसका जिंदगी खुद ही अंधियारे में हो जाएगा। जब अंधियारे में हो जाएगा तो उन्होंने क्या नाम दिया, अंधेरा किस रंग का, काला, तो उन्होंने कौन सा नाम दिया, काला पित्त। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने सब दिया विवादी, मतलब ऐसे व्यक्ति से आपसे विवाद कर सकते हैं और कुछ नहीं, जो क्योंकि उनका संवेग भी मानसिक तरीके से भी सही नहीं है और शारीरिक रूप से भी सही नहीं है। आखिरी है पीला पित्त। पीला पित्त में उन्होंने बोला था कि व्यक्ति का शरीर सही है पर संवेग मानसिक रूप से क्या अनस्टेबल है, संवेग उसके हिले हुए हैं, इसलिए वो व्यक्ति को जब शारीरिक रूप से सही है, चल फिर सकता है, हिष्ट पुष्ट है, तो जाहिर बात है जब बुद्धि हिला रहेगा तो तुरंत उठा के 4 हाथ आपको दे देगा, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होगा, कि इस तरीके का व्यवहार देखने को मिलेगा, इस तरीके की उसकी पर्सनालिटी हो जाएगी। इसलिए उनको एक और नाम दिया उन्होंने, क्या, कोपशील। तो ये था हिपोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो देखिएगा, पहले भारतीय दृष्टिकोण या भारतीय संस्कृति के आधार पे था व्यक्तित्व के प्रकार, जिसमें रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी था, और उसके बाद इसी के ऊपर हिपोक्रेटस लेके आते हैं वात, पित्त और कफ, क्योंकि उनका मानना था यही 3 चीज होते हैं जो व्यक्तियों को अनस्टेबल करते हैं, इसी के उतार और चढ़ाव को दे। इसलिए देखिए यहाँ कफ प्रधान है, पित्त प्रधान है, तो इसी बात को लेकर उन्होंने बोला कि जिस तरह से 3 चीजें अनबैलेंस होती हैं, बदलती हैं, उसी तरह से उसी की वजह से आप बीमार भी होते हैं, उसी की वजह से आपके व्यक्तित्व में क्या मिलती है, बदलाव देखने को मिलते हैं, वही आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। और चूंकि देखा जाए तो भारतीय संस्कृति बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, उसमें तो वर्णन है, कौन दिया किसने दिया नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके से एक पूरी तरह वर्णन देना कि क्या चीज है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अलग अलग करके उसके पीछे का पूरा वर्णन देकर, जो पहली बार किसी ने इस तरह प्रकार में पर्सनालिटी को बांटा था, तो कौन थे, हिपोक्रेटस थे। हिपोक्रेटस थे जिन्होंने पहली बार व्यक्तित्व का वर्णन इतने विस्तार, मतलब कि एक व्यापक तरीके से दिया व्यक्तित्व का वर्णन, जिसमें उन्होंने शारीरिक, संवेगात्मक हर एक चीज को अलग अलग बताया कि किस वजह से कौन से चीज ऊपर जा रहे हैं, कौन से नीचे जा रहे हैं, और उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है पर्सनालिटी के ऊपर। इसलिए बोला जाता है, पूछता है कि प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण व्यक्तित्व का किसने किया है, तो कौन है, हिपोक्रेटस। प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया है, प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया है, तो कौन है, हिपोक्रेटस। और वो क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है राजस्थान टेट के अंतर्गत भी, कि प्रथम प्रकार व्यक्तित्व का प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वो कौन है, हिपोक्रेटस है। क्यों, क्योंकि इन्होंने देखिए भारतीय संस्कृति में था पर इस तरीके से पूरी तरह व्यापक तरीके से डिटेल में नहीं था, और इन्होंने एक व्यापक तरीके से पर्सनालिटी को ऊपर खास कर दिया, और उन्होंने व्यापक डिटेल बताया। संवेग मतलब क्या, मानसिक स्थिति, और शारीरिक मतलब शारीरिक स्थिति, दोनों चीजों को अलग अलग करना और प्रभाव को बताना, कैसे ये चीज बढ़ रहे हैं, कौन से घट रहे हैं, किस वजह से व्यक्ति कोपशील हो रहा है, विवादी हो रहा है, विरक्त हो रहा है या आशावादी बन रहा है। इन सारी चीजों कितने प्रकार अलग अलग डिटेल में बताने का काम किसने किया था, हिपोक्रेटस ने किया था। इसलिए पूछता है कि प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया, तो कौन होंगे, हिपोक्रेटस होंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि अब समय भी हो रहा है, तो अभी व्यक्तित्व के अंदर बहुत से प्रकार पढ़ने बाकी हैं, जैसे सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत पढ़ेंगे व्यक्तित्व में। आप अभी शरीर रचना के आधार पर आएंगे, क्रिस्मर आएंगे, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्ल यूंग बताएंगे, उसके बाद शील गुणों के आधार पर आपको लेके आएंगे स्पेंजर लेके आएंगे, तभी हेनरी और मूरे का भी सिद्धांत है, तभी आ सकता है मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। तभी व्यक्तित्व में कई प्रकार बचे हुए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बताया कि व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है।
और चूंकि इस बार मैंने व्यक्तित्व को एक अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया है ताकि शुरू से लेकर अंत तक एक साथ जोड़ सकूं कि शुरुआत में भारतीय संस्कृति आती है, फिर बाद में उसका यूनान के एक महान व्यक्ति आते हैं हिपोक्रेटस, उन्होंने किस आधार पर बताया, उसके बाद फिर शरीर रचना के आधार पर कि कैसे कैसे जो प्राचीन समय था वहां से कैसे व्यक्तित्व के ऊपर अलग अलग वैज्ञानिकों की राय थी उसको एक साथ जोड़ सकूं ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। इसलिए मैंने इसको एक विस्तृत तरीके से अलग तरीके से लेके आऊं, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा और इसके आगे भी। और हमेशा कहता हूं कि आपके जो कमेंट हो उसे कमेंट को जरूर लिखिएगा, आपके जो राय हो या फिर जो भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो उसे जरूर लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि जो भी डाउट होंगे मैं उसे अगले सेशन अगले क्लास के अंतर्गत लेके आऊंगा और पहले उसे सॉल्व करवा के आपका डाउट फिर क्लास को शुरू किया करूंगा। इसलिए जो भी डाउट हो कहीं भी थोड़ी बहुत भी उसे जरूर लिखिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एक बार कमेंट देख लेता हूं आप लोगों का कि दिन में आप लोग कमेंट भी छोड़े, क्या कमेंट लिखे हैं, किसी कोई डाउट वगैरह है या फिर नहीं है। डाउट आप सभी नहीं लिखते इसलिए डाउट हमें होने लगा है, अब कमेंट लगता है मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लिखने के लिए डाउट बोला कि जो डाउट है कमेंट में लिखा करिए, आप लोग लिखते नहीं, इसलिए इस बार सीखा हमें डाउट होने लगा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं, कि डाउट नहीं हो रहा है। नाइस ट्रिक, अरे नाइस ट्रिक छोड़ो, ये चांदनी सिंह लिखती है नाइस ट्रिक सर हम डांट सुने। अच्छा व्यक्ति भिन्नता में वर्मा जी और शर्मा जी, बाकी लोग नहीं डांट सुने हैं क्या? नौकरी दिलवा कर ही मानेंगे। नौकरी की गारंटी नहीं है पर इतनी गारंटी की साइकोलॉजी ऐसे समझाया जा सकता है, बोलते हैं ना एक तरह से चौमुखी विकास करना, कि व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन कर सके। आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि आप किसी को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, आप किसी को पहुंचा नहीं सकते। एक टीचर का काम ये नहीं कि स्टूडेंट को यहाँ से उठा और यहाँ पहुंचा देना, टीचर का काम ये कि उसके अंदर इतना हुनर कर देना कि वो अपने यहाँ क्या वो यहाँ के भी पार निकल जाए। तो टीचर काम एक ही चीज होता है, जब आप भी टीचर बनिएगा तो इसलिए मत पढ़ाइएगा कि इस स्टूडेंट को यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचाना है। आप टीचर होइएगा, शिक्षक, तो आप इसलिए पढ़ाइएगा कि उसके अंदर इतनी स्किल्स आप जनरेट कर सके, उतने ज़्यादा आप कौशल डाल दीजिए, समस्या समाधान हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, संश्लेषण विश्लेषण खोजकर्ता बना दीजिए, उससे सृजनशील इतना बनाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग डालिए उसके अंदर कि ताकि आप रहें या फिर न रहें वो अपना रास्ता खुद बना सके, खुद चुन सके। ये चीज़ें आपको डेवलप करनी होती है एक स्टूडेंट के अंदर। यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम नहीं करना है क्योंकि आप गुरु हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करते। आंचल जी एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। देखा जाए तो बहुत गहरी लाइन है, अभी समझ गए तो जुनून है और ना समझे तो फिर फिजूल है। इसलिए इस बात को समझिएगा जरूर कि जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। बहुत सही, पर डाउट आप लोग नहीं लिखते इसलिए डाउट जरूर लिखा करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और डाउट कमेंट के अंदर जरूर लिखिए, जो भी आपके राय हो, कमी हो, छाई हो, उसे जरूर लिखिएगा। और अभी होली की छुट्टी थी, अब क्लास आपके रेगुलर रहेंगे बिल्कुल एक के बाद एक। और प्रैक्टिस सेट भी मैं लेके आऊंगा, बिल्कुल पूरे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, पूरा कलेक्शन कर रहा हूँ उसे अलग अलग, अधिगम के अलग, व्यक्तित्व भिन्नता के अलग क्वेश्चन और पूरे प्रीवियस ईयर के लेके आऊंगा। और जो आ सकते हैं क्वेश्चन उससे भी उठा कर लाऊंगा, जो अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जाएंगे कहाँ, व्यक्तित्व भिन्नता ही पूछेगा ना, व्यक्तित्व भी हर जगह से उठा के लाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपके 30 में से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देंगे और स्किल्स जरूर जनरेट करेंगे। गुड लक।